हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने जो 2011 से लेकर 2023 तक आपके जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं सभी की PYQ सीरीज स्टार्ट कर रखी है। उसके अकॉर्डिंग हमारा ये CDP का सेट नंबर 7 है। 6 सेट हम करवा चुके हैं और आपको पता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? देखिए आप, समावेशी शिक्षा की, पृथक्करण की यानी कि सेग्रीगेशन, मुख्य धारा शिक्षण यानी कि मेन स्ट्रीमिंग और इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो यहाँ पर जो हमारा बेस्ट आंसर होगा 2009 के अकॉर्डिंग वो होगा समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, जहां पर आप सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, चाहे कोई भी डिसेबल्ड बच्चा हो या किसी भी कास्ट से हो, किसी भी धर्म से हो, हर बच्चे को एक साथ एक जगह पर पढ़ने का अधिकार है। आगे चलते हैं। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। मैंने अभी बताया ना ऊपर, तो किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? समावेशी शिक्षा के बारे में। सीधा सा ऑप्शन है। आगे देखते हैं। एक शिक्षक को चाहिए कि वह विशेष संस्कृतियों या समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। हाँ भाई, कहीं ना कहीं सही हो सकता है। आगे देखिए, वह विद्यार्थियों के बीच, एक शिक्षक को चाहिए कि वह विशेष संस्कृतियों, देखिए यहां पर आपका एक शिक्षक को, नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षक को चाहिए कि वह विशेष संस्कृतियों या समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। देखिए विशेष आ गया यानी कि पर्टिकुलर नहीं, हमें सभी के ऊपर ध्यान देना है, ये नहीं होगा। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं की अनदेखी करे। नहीं, अनदेखी नहीं करनी है, उनको तो बढ़ावा देना है, ये भी नहीं होगा। यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। हाँ, यही हमें बताया गया है कि हमें सभी बच्चों को क्या करना है, सम्मान करता है। जो भी बच्चा जिस भी संस्कृति से आया है, जो भी उसकी लैंग्वेज है, उसका सम्मान करना है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर, आंसर नंबर 3। आगे देखिए, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। कब सीखते हैं? वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। गलत है भाई। आगे देखिए, वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। नहीं भाई, नकल से भी नहीं सीखेंगे। आगे देखिए, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। हाँ, ये आपका कहीं ना कहीं सही हो सकता है। आगे देखिए, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। भाई, नियंत्रण से भी नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर यहां पर क्या होगा? आंसर नंबर 3। आगे देखिए, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए अतोत्साहित करना चाहिए। अब आप बताना, इसका पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए या पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए? तो आप बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 4, यानी कि जब बच्चे कक्षा में प्रश्न पूछते हैं तो इसके लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, अतोत्साहित नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? यानी कि सार्थक का मतलब क्या होता है? जिसका कोई अर्थ निकले, यानी कि एक अर्थ निकलने वाली लर्निंग हो रही है आपकी। तो कैसी होगी? देखिए आप, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास से। आगे देखते हैं, निर्देशन एवं संचालन से, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया से, इनसे सभी से हो सकती है। देखिए, पुनरावृत्ति अभ्यास से भी हो सकती है, निर्देशन व संचालन से भी हो सकती है, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया से भी हो सकती है। यहां पर नहीं पूछा है। आगे देखिए, कंठस्थीकरण एवं स्मरण यानी कि मेमोराइजेशन एंड रिकॉल। मैंने आपको हमेशा बताया है थ्योरी क्लासेस के अंदर, अगर हमें कभी भी मेमोराइजेशन और रिकॉल नहीं करना है, इनको बढ़ावा नहीं देना है, रटने को बढ़ावा नहीं देना है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं से सही मिलान को प्रस्तुत कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको बच्चों के बारे में बताया गया है या लर्निंग डिफिकल्टीज के बारे में बताया गया है और यहाँ पर उनकी विशेषताएं दी गई हैं, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी होगी। देखिए आप, सबसे पहले आता है प्रतिभाशाली, यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे। अब देखिए उसकी क्या विशेषता होती है? धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होती है? नहीं, कमी नहीं होती। मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। हाँ, ये कहीं ना कहीं आपका हो सकता है। आगे देखिए, आसानी से विचलित होने की आदत है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता प्रतिभाशाली बच्चा, मैं बता चुका हूं आपको। शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता, हाँ ये भी आपका हो सकता है। तो फर्स्ट का डी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। लेकिन आगे देखते हैं हम, अधिगम असक्तता यानी कि लर्निंग डिफिकल्टीज, इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, हाँ ये होती है आपकी लर्निंग डिफिकल्टीज, यानी कि सेकंड का क्या होगा? आपका ए होगा। ठीक है, अब देखिए आप इसमें,
आप ऑप्शन कई बार क्या होता है ना, आप सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन देखोगे ना, उससे भी आइडिया लग जाता है। अब यहाँ पर सेकंड का ए आया है, आप डायरेक्ट ऑप्शंस के अंदर देखिए, सेकंड का ए किस में है, इसी के अंदर ना, सिर्फ और सिर्फ 1 के अंदर है। अगर और किसी में भी होता ना तो हम आगे भी चेक कर लेते। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर फर्स्ट। फिर भी आप आगे देख लीजिए, सृजनात्मक, जब सृजनात्मक जो बच्चा होगा ना वो क्या करेगा, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की उसके अंदर क्या होती है, योग्यता। या तो ये मिलेगा आपका, या फिर क्या मिलेगा, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, मूल संविधानों के बारे में, समाधानों के बारे में सोच सकता है, यानी कि उसमें क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, तो थर्ड का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हो गया ना आपका। और लास्ट आपका अवधान कमी अति सक्रियता, यानी कि एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसके अंदर बच्चा क्या नहीं कर पाता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता। मैंने जितनी भी थ्योरी क्लासेस करवाई है ना, हर जगह मैं अच्छे से डिटेल से बता चुका हूं, इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूं क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। आप इन चीज़ों को आराम से जब थ्योरी क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर बहुत डिटेल से मैंने इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। तो यहां पर मैंने बताया था एडीएचडी के अंदर अगर जो बच्चा होता है ना वो विचलित होता है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। तो यहां पर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखते हैं, बच्चों की गलतियां। अब मैंने एरर्स के बारे में हमेशा आपको बताया, ये क्या होती हैं, ये सीखने के अंदर सहायक होती हैं। देखिए उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देने चाहिए, गलत है भाई। अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, हाँ ये आपको हो सकता है। आगे देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, गलत है भाई। महत्वहीन थोड़ी ना होती है, वो तो हमारी हेल्प करती हैं, बच्चों के माइंड के बारे में बताती हैं। आगे देखिए, प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, ये भी आपका गलत है। राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सेकंड, क्योंकि ये एक लर्निंग का एक हिस्सा होते हैं और इससे बच्चों के इनसाइट के बारे में पता चलता है कि बच्चे किस तरीके से सोचते हैं, किस तरह से डिसीजन लेते हैं और कहाँ कहाँ पर वो गलतियां कर रहे हैं। ठीक है ना, इन सब चीजों के बारे में, यानी कि उनमें क्या प्रॉब्लम है। ओके, आगे देखिए, मूल्यांकन को यानी कि असेसमेंट को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, हाँ भाई हो सकता है। आगे देखिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, गलत है भाई। मैंने असेसमेंट के बारे में बताया था ना, असेसमेंट एक अच्छी चीज होती है और असेसमेंट के बारे में मैंने बताया था सिर्फ और नंबर्स के लिए नहीं होता, उसमें बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये आंसर आपका गलत हो गया। आगे देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, ये भी गलत है। आगे देखिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, ये भी आपका गलत है। सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए और भाग है भी, सीधी सी बात है। आगे देखिए, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम के अनुसार जो अधिगम है उसकी डेफिनेशन पूछिए, अधिगम क्या होता है। देखिए आप, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, गलत है भाई। निष्क्रिय नहीं होता अधिगम, अधिगम क्या होता है, सक्रिय होता है, बच्चा सक्रिय होकर सीखता है। आगे देखिए, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, गलत है भाई। अर्जन तो आपका ठीक है, लेकिन जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशन, और मैंने आपको बताया था हर नॉलेज, हर जो जानकारी होती है, हर इंफॉर्मेशन जो होती है ना वो ज्ञान नहीं होती है। मैंने ये स्टेटमेंट आपको बताई थी जब मैंने लर्निंग करवाई थी, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, हाँ कहीं ना कहीं आपका ये भी हो सकता है। आगे देखिए, जो लर्निंग है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, बेस्ट आंसर आपका ये होगा। पर नॉर्मल सी बात है, सक्रिय भी बता दिया और क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। मैंने आपको बताया था जो लर्निंग है वो क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है। मैंने जब लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी ना तो वहां पर मैंने ये चीज लिखवाई थी, ठीक है। और अलग से मैंने कलर में भी किया था, जो लर्निंग होती है वो कैसी है, एक सोशल एक्टिविटी है। तो यहां पर जो बेस्ट आंसर होगा ना, क्या होगा, आंसर नंबर 4। आगे देखिए, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या करते हैं, देखिए निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। गलत है भाई ऐसा थोड़ी ना है जब टीचर को बच्चे के ऊपर विश्वास हो जाएगा, यानी कि जब टीचर बच्चे से उम्मीद करने लगेगा तो बच्चा पढ़ना बंद कर देगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। बच्चा तो दुगनी मेहनत करेगा। हाँ कहा टीचर मेरे से खुश है, ठीक है, उसकी प्रशंसा होती है तो ज्यादा और पढ़ेगा। आगे देखिए, का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, ये भी गलत है। किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, ये भी गलत है क्योंकि प्रभावित तो होते हैं। आगे देखिए, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, ये आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जब एक बच्चे को टीचर से तारीफ मिलती है ना तो बच्चा खुश होता है, वो ज्यादा अच्छे से सीखने की कोशिश करता है, ठीक है। आगे देखिए, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। आप देखिए, बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम करना है। देखिए आप, फर्स्ट ऑप्शन है आपका, पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के
प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करें। गलत है भाई, क्योंकि यहाँ पे इसने लिख दिया एक ही प्रकार के क्वेश्चन, इसलिए गलत हो गया ये, ठीक है। क्योंकि हमें हर तरह से हमें मल्टीपल मेथड्स के बारे में सोचना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के नहीं करवाने। अगर एक ही तरह के करवाएंगे तो इससे क्या होगा, बच्चा बोरिंग महसूस करेगा, तो इसलिए गलत हो गया ये। आगे देखिए, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देना, ये भी गलत है। मैंने आपको हमेशा बताया है रटने के ऊपर तो ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है ना। मेमोराइजेशन के ऊपर, याद करने के ऊपर, रटने के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, रटन प्रणाली को खत्म करना है, ये भी नहीं होगा। आगे देखिए, बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, हाँ ये आपका हो सकता है। आगे देखिए, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, ये भी आपका गलत है। सिर्फ और सिर्फ लिखकर नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे भाई आपने देख देख कर उन चीजों को एज इट इज उतार दिया, नकल करके उतार दिया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 3। क्योंकि यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है, बच्चा सीख रहा है, बच्चा क्रिएटिव थिंकिंग कर रहा है और बहु विकल्पों यानी कि मल्टीपल मेथड से चीजों को करने की कोशिश कर रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 3। आगे देखिए, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। देखिए, स्व पहल यानी कि बच्चा खुद से कर रहा है प्रयास, खुद से सीखने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या होगा भाई, नॉर्मल सी बात है। आपका क्या हो सकता है, लर्नर सेंटर्ड विधि, यानी कि लर्नर सेंटर यानी कि बच्चा खुद सीखना चाह रहा है। जो सीखने वाला है, जो कि बच्चा है, वो खुद सीख रहा है, खुद अपने तरीके से सीखने की कोशिश कर रहा है, तो ये लर्नर सेंटर्ड मेथड होगा ना। आगे देखिए, आगे चलते हैं, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है, अब इस बारे में बात करेंगे। आप देखिए, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, देखना अच्छे से पढ़ना, नहीं कर पाते, वे महसूस करते हैं कि पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं है, यानी कि वो अपने आप में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं कि वो पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं है, और कैसे हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, यानी कि निराश हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना पैदा हो जाती है। तो इस चीज को आप किससे रिलेट करेंगे, देखिए आप, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, गलत है भाई। बस संज्ञान का मतलब हो गया जहां पर आपका ब्रेन का यूज होता है, आपके कोग्निशन का यूज होता है। तो जब बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे तो कोग्निशन का तो यूज है, नॉर्मल सी बात है। और बच्चे क्या हो रहे हैं, हतोत्साहित हो रहे हैं, यानी कि सैड हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। और सैड और निराश होना किससे रिलेटेड है, आपके इमोशन से रिलेटेड है, यानी कि आएगा तो इन दोनों से रिलेटेड। ये यहाँ पर, लेकिन इसने यहाँ पर क्या बोल दिया, संबंधित नहीं है, इसलिए गलत हो गया। आगे देखिए, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग अलग नहीं है, ये तो गलत है। यहां पर ना अनुवांशिकता का रोल है ना पर्यावरण का रोल है इसमें। आगे देखिए, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि इन दोनों का तो रोल है ही नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, आंसर नंबर 4, यानी कि संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, दोनों क्या है, मिलाकर एक है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। देखिए, मैंने सोशलाइजेशन की वीडियो करवाई थी, वहां पर मैंने आपको बताया था, जब मैंने थ्योरी क्लास करवाई थी। आप प्लेलिस्ट में जाइए और उन थ्योरियों को देखिए। आपको एक क्वेश्चन बाहर से नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं 100% सब कुछ अंदर से ही आएगा, ठीक है, नोट से ही आएगा। आप वीडियोज को बार बार देखिए। देखना, मैंने बताया था आपको, जो प्राइमरी एजेंसी होती है ना सोशलाइजेशन की, वो कौन कौन सी होती है, फैमिली को बताया था मैंने, मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने फैमिली बताई थी। और सेकेंडरी के अंदर मैंने बाकी सभी चीजें बताई थी, जिसमें मैंने बेस्ट बताया था विद्यालय को, सेकंड के अंदर बेस्ट बताया था विद्यालय को। लेकिन यहां पर ये क्या पूछ रहा है, प्राथमिक पूछ रहा है, तो क्या होगा आपका आंसर, आंसर नंबर 4। मैंने बाकी सब चीजें बताई थी, आपका मीडिया, टीवी, विद्यालय, लाइब्रेरी, सब मैंने सेकेंडरी के अंदर बताई थी, ठीक है। आगे देखते हैं, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, यानी कि जीन पियाजे क्या कहता है, देखिए, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। नहीं भी, ऐसा तो उसने नहीं बोला। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, यानी क्वांटिटिवली तौर पर, ये भी गलत है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, हाँ ये उन्होंने बोला था। आगे देखिए, बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है, ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 3, क्योंकि जीन पियाजे ने यही बोला था कि बच्चे ज्ञान का सृजन खुद से करते हैं और वो क्वालिटिवली अलग तरीके से सोचते हैं, ठीक है ना। क्वालिटेटिवली वो अलग तरीके से सोचते हैं बड़ों की बजाय, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3। आगे देखिए, जेंडर के बारे में पूछा, जेंडर क्या है। मैंने फर्स्ट लाइन जब जेंडर का टॉपिक करवाया था तो सबसे पहली हमारी फर्स्ट लाइन ही यही थी। जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, एक सामाजिक संरचना होती है। ये मेरा फर्स्ट टॉपिक था और फर्स्ट लाइन मेरी यही थी जेंडर के बारे में। एक जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, यानी कि समाज ने बनाया है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2। आगे देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है, यानी कि उसके डोमेन्स, और डोमेन्स के बारे में मैंने आपको बता रखा है कौन कौन सी हमारी डोमेन होती हैं। एक तो मैंने फिजिकल डेवलपमेंट बताया था, एक कोग्निटिव डेवलपमेंट बताया था, एक मैंने सोशल इमोशनल डेवलपमेंट बताया था। तो आप खुद देख सकते हैं कहां पर है। देखिए आप आंसर नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकदम सही है। देखिए आप, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। नहीं भाई, आगे देखते हैं। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियों जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। हाँ भाई, कहीं ना कहीं सही है, लेकिन हमें बेस्ट चुनना है। देखिए आप, बुद्धि बहुआयामी होती है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल होती है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। ये होगा आपका राइट आंसर, जो मैंने बताया ना, गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, यानी कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। किसने बोला था, गार्डनर ने बोला था। बुद्धि को क्या बताया था, बहुआयामी बताया था, यानी कि मल्टी डायमेंशनल बताया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 3। आगे चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। देखिए आप, प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, मैं सब कुछ करवा चुका हूं और एक भी नोट से बाहर नहीं यार, आप देख सकते हैं खुद। निष्क्रिय, भाई निष्क्रिय तो नहीं होता बच्चा, क्या होता है, सक्रिय होता है, गलत हो गया। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, हाँ ये आपका हो सकता है। खाली श्रोताओं के रूप में, गलत है। छोटे वयस्कों के रूप में, ये भी गलत है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या कहती है, अगर हर बच्चा क्या होता है, एक्टिव होता है, एक्टिव एक्सप्लोरर होता है, यानी कि सक्रिय अन्वेषक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2। आगे चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो अधिगम है ना, कैसा होता है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है। अधिगम क्या होता है, व्यक्तिगत होता है। भाई लेव वाइगोत्स्की ने क्या बताया था, अब बच्चे समाज से सीखते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर सीखते हैं, कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव लर्निंग करते हैं बच्चे। यहां पर इन्होंने बताया व्यक्तिगत है, गलत हो गया। एक निष्क्रिय गतिविधि है, ये भी गलत है। एक अनुबंधित गतिविधि है, ये भी गलत है। और लास्ट है आपका ये सोशल एक्टिविटी। ठीक है, लर्निंग क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है। हम कई बार इन चीजों के बारे में बता भी चुके हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहां पर क्या होगा, आंसर नंबर 4। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषता करता है। देखिए नॉर्मल सी बात है, प्री ऑपरेशनल स्टेज किसने दी थी, पियाजे ने दी थी, जहां पर उन्होंने 4 स्टेज के बारे में बात की थी। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई हैं। और मैं कह रहा हूं एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, आप थ्योरी क्लासेस को जाकर देखिए। तो यहां पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 3, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, यानी कि बच्चा इरिवर्सिबल नहीं सोच पा रहा है। मैंने वहां पर आपको एग्जाम्पल दिया था, अगर एक छोटा बच्चा है ना, वो कहां चला गया, अपने पापा के साथ दूध लाने के लिए गया है, तो नॉर्मल सी बात है उसके पापा उसको देखने के लिए, उसको जज करने के लिए बोलते हैं भाई मेरे को कुछ काम जाना है, आप घर पे चले जाइए। तो बच्चा क्या कहेगा, घर से मेरे को आने का रास्ता तो पता था लेकिन मेरे को जाने का रास्ता नहीं पता है। यानी कि बच्चा ये नहीं सोच पा रहा, घर से आने का रास्ता और जाने का रास्ता दोनों सेम ही रास्ते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी। तो ये किसमें है, आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर 3, यानी कि विचारों की अनुत्क्रमणीयता। ठीक है, आगे देखते हैं। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सह क्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। मैंने बताया था ना, केवल आ जाते हैं क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए, सिर्फ और सिर्फ आनुवंशिकता के ऊपर थोड़े डिपेंड होती है। नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सह क्षमता को निर्धारित व सीमित करती है, ये भी गलत है। पर नॉर्मल सी बात है, इफेक्ट जरूर डालती है लेकिन सीमित नहीं कर पाएगी, रोक नहीं पाएगी। आगे देखिए, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होगा, ये भी गलत है। मैंने आपको बताया था ना, जो आपको इनाम देते हैं ना, जो इंसेंटिव देते हैं या पनिशमेंट तो बिल्कुल ही बंद होती है, लेकिन आप जो इंसेंटिव देते हैं ना, इनाम देते हैं ना, वो भी नहीं देने चाहिए। मैंने आपको इस चीज के बारे में बताया था, क्योंकि बच्चे को लालच आ जाता है, जब तक वो काम करेगा जब तक उसे इनाम मिलेगा, उसे इंसेंटिव मिलेंगे। जैसे ही आपने देना बंद किया, बच्चा काम करना बंद कर देगा। तो कहीं ना कहीं ये भी आपके गलत होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं, राइट। ये बच्चे के बारे में बोला गया है, हर बच्चे के बारे में यही चीज बोली गई है। अब बच्चा क्या है, स्वाभाविक रूप से प्रेरित है और वो सीखने में सक्षम है, बस एक टीचर को उन्हें सिखाना आना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का जो क्रम है डैश से डैश तक होता है, यानी कि इंडिविजुअल वेरिएशन होती हैं। ठीक है, रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट में, येट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज डैश टू डैश। अब देखिए आप, प्रोक्सोमोडिस्टल टू सेफेलोकोडल, पर नॉर्मल सी बात है, दोनों ही सही हैं अपने आप में। प्रोक्सोडेसिमल क्या होता है, आपका पास से दूर की तरफ, और सेफेलोकोडल आपका हेड से फुट की तरफ। मैं बता चुका हूं इन चीजों के बारे में, लेकिन नॉर्मल सी बात है, दोनों अलग अलग होते हैं ना, तो इसलिए ऑप्शन में नहीं आएगा। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट टू फाइन मोटर डेवलपमेंट, हाँ ये आपका होगा।
पर नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ग्रोस मोटर, यानी कि जो आपकी बड़ी मांसपेशी है ना वो डेवलप होती है, उसके बाद आपकी छोटी मांसपेशी डेवलप होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? आंसर नंबर सेकंड। आगे चलिए। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, यानी कि स्टार्टिंग होती है, द पीरियड दैट इनिशिएट द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड, वो क्या कहलाता है? नॉर्मल सी बात है, आपका एडोलेसेंस कहलाता है, किशोर अवस्था। आपको पता होगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडोलेसेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे होते हैं ना वो कैसे होते हैं? देखिए आप, प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। भाई आप अगर कंफ्यूज है ना, तो मैंने आपको बताया था, जीन पियाजे के बारे में एक स्टेटमेंट बताई थी मैंने, उसमें इन्होंने बोला था कि जो बच्चे हैं ना वो खुद ज्ञान का सर्जन करते हैं। मैं काफी बार इस स्टेटमेंट को बता चुका हूं और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। देखिए आप, प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। गलत है भाई, ऑब्जर्वेशन से नहीं सीखते। को उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, ये भी आपका गलत है। नॉर्मल सी बात है, जो स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी है ना वो पावलोव ने दी थी, वहां पे जीन पियाजे का कोई रोल नहीं था। आगे देखिए। को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जाता है, ये भी आपका क्या है? गलत है। आगे देखिए। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं, यानी कि ज्ञान का खुद क्या कर रहे हैं? सृजन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 4। आगे चलते हैं। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, उन्हें लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? देखिए नॉर्मल सी बात है, मैं बता चुका हूं और वहां पे मैंने इतनी डिटेल से इतने अच्छे से समझाया है। वो क्या होती है आपकी प्राइवेट स्पीच, यानी कि व्यक्तिगत वार्ता। और मैंने बताया था आपको, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच दोनों एक ही होती हैं। ठीक है ना, बस फर्क इतना होता है कि भाई प्राइवेट जो स्पीच होती है ना उसके अंदर आवाज आती है, बच्चा बोलता है, लेकिन जो इनर स्पीच है उसके में आवाज नहीं आती। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम इनर स्पीच करते हैं और दोनों होती एक ही हैं, मैंने बताया था आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर फर्स्ट। आगे चलिए। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या कहलाता है? जेंडर रूढ़िवादिता। भाई एकदम सिंपल है, हम काफी बार हमारे सामने ये प्रैक्टिस सेट के अंदर आ चुका है, इसलिए मैं बोलता हूं प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। अलग अलग तरह से अलग अलग अप्लाइड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सेम आंसर के ऊपर। ठीक है, तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगी जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप। आगे देखिए। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसके बारे में बोला गया। देखिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। गलत है भाई, उपेक्षा थोड़ी ना, उसे नेग्लेक्ट थोड़ी ना करना है, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भी गलत है। उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, ये राइट है आपका। आगे देखिए। उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 3। आगे चलिए। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए थी। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? देखिए यहां पर ना तो स्टेज पूछी है ना कुछ और। देखिए कितना अप्लाइड क्वेश्चन पूछा है, यहां पे इनडायरेक्ट उन्होंने स्टेज पूछ ली। अब बच्चा इस टाइप की थिंकिंग कब रखता है, किस स्टेज के अंदर रखता है? तो मैंने आपको बताया था जो कोलबर्ग का डेवलपमेंट था, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी थी जो कोलबर्ग की। देखिए मैंने आपको बताया था जो कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी थी उसके अंदर 3 लेवल थे और 3 लेवल के अंदर 6 स्टेजेस दी गई हैं और मैंने हर स्टेज के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया है। आप थ्योरी क्लासेस में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सीडीपी की थ्योरी क्लासेस मिलेंगी, वहां से आप देखना एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। ठीक है, तो जो ये आपकी स्टेज थी ये थी आपकी सेकंड नंबर स्टेज, यानी कि द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ ये 30 क्वेश्चन थे। आप इन प्रैक्टिस को 100% कीजिए, इन क्वेश्चंस को 100% कीजिए, इन सब चीजों का फायदा आपको एग्जाम के अंदर होगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू।